नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं फ्राइडे को जब मैं अंकों की बात करता हूं और स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं, उसको आज कर ले रहे हैं। फ्राइडे को हम लोग एक नए किसी पॉलिटिकल विषय पे फिर बात कर लेंगे। अभी क्या हुआ है कि जो हाल के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें जैसे गुजरात में बहुत ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की बहुत तगड़ी अच्छी जीत हुई है। लेकिन उस जीत को का स्वाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी उसको कहीं से पूरा सुख नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण है वही हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मतलब उनके बहुत दिल के पास था, उनको लगता था कि बहुत मेहनत किए हैं, अपने नाम पे वोट मांगे हैं और जैसे कहते हैं ना अपनी साख दांव पे लगाए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के वोटर्स ने उनका बहुत इस बात पे कोई बहुत वो नहीं किया और जरा बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, कुछ इस तरह की बातें हुई और बीजेपी चुनाव हार गई। अब उसके बाद वो गुस्सा हो रहे हैं, वित्त मंत्री जी गुस्सा हो रहे हैं, सब लोग गुस्सा हो रहे हैं वहां। विकृतियां आ गई हैं और वो कह रहे हैं कि सब लोगों में विकृतियां आ गई हैं। ऑपोजिशन जो है वो उनसे जलता है, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं। मालूम नहीं मतलब क्या क्या चीजें वो कह रहे हैं, तो ये नॉर्मल एक बिहेवियर नहीं है। खैर, फिर मैंने एक सोचा कि जरा इस पे देखा जाए कि कहाँ क्या समस्या है। हिमाचल प्रदेश हारने से एक स्टेट चली गई। दिक्कत क्या है कि अगर जैसे आपसे ही मैं एकदम से पूछूं कि बीजेपी, आप कहें नहीं, जीतेगा तो मोदी ही, आएगी तो बीजेपी ही, ईवीएम सब खेल कर देगा, इत्यादि इत्यादि। तो जरा जब आप पास से देखिए तो मैंने इस डेटा को ठीक से एनालाइज किया। देश में इस समय 28 स्टेट है, 28, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टेट में जहां पे इलेक्शन होके चीफ मिनिस्टर बनता है, उस 28 में से बीजेपी के मुख्यमंत्री केवल 11 राज्यों में हैं। जी, 28 में नहीं है। जैसे एक जनरल वो इंप्रेशन है। मैंने कल का इंडियन एक्सप्रेस देखा है, रिप्यूटेड पेपर है। वो कह रहा है कि मोर देन 20 चीफ मिनिस्टर्स आर कमिंग टू अटेंड फ्रॉम द स्टेट आर कमिंग। अब लोगों को है मतलब 20-21 चीफ मिनिस्टर हैं, ये जनरल मानते हैं लोग। 11 जगह उनके चीफ मिनिस्टर हैं। वो भी मैं बताता हूं आज आपसे कि कहां कहां कौन है। अरुणाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, मेजॉरिटी से आई थी, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब हैं, वो मूल रूप से कांग्रेसी थे। 2016 में वो मतलब टूट गए और वो डिफेक्शन हुआ और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। असम में हेमंत बिस्व शर्मा है। अब हेमंत बिस्व शर्मा को सभी लोग जानते हैं, कांग्रेसी थे, 2015 में बीजेपी में चले गए। गोवा में प्रमोद सावंत हैं, वो बीजेपी के शुद्ध हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल हैं, आरएसएस बैकग्राउंड। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, आरएसएस बैकग्राउंड। कर्नाटक में बासवराज बोमई साहब हैं। बासवराज बोमई साहब एसआर बोमई साहब के लड़के हैं और ये खुद जनता दल से विधायक रहे हैं, तो मूल रूप से ये भी जनता दल वाले हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब बीजेपी के। मणिपुर में एन बीरेन सिंह कांग्रेस के, मूल रूप से कांग्रेसी, 2016 में मतलब बीजेपी ज्वाइन किए। त्रिपुरा में मानिक साहब मूल रूप से कांग्रेसी, 2016 में बीजेपी ज्वाइन किए। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एमपी तो हरदम बीजेपी के रहे हैं, लेकिन जो मठ है वहां पे जो बड़े बाबा मतलब जो इनसे पहले अवैधनाथ जी थे और उससे पहले दिग्विजय नाथ जी थे, ये लोग जब एमपी हुए और वो हुए तो इन लोग हिंदू महासभा के ओरिजिनली हुआ थे। बाद में जब ये मंदिर आंदोलन हो गया और बाबरी मस्जिद टूट गई 92 के बाद, तो वो सब लोग बीजेपी से करने लगे। लेकिन ये कोई आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन ठीक है, हिंदू महासभा बीजेपी। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी साहब बीजेपी। यही 11 लोग हैं। ये मैंने फिगर आपको इसलिए आपके साथ शेयर की कि एक बार आपको भी हो जाए कि कौन कितने जगह कहां पे। अब इसमें जो ये 11 स्टेट मैंने बताई, इसमें केवल 8 जगह विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की मेजॉरिटी आई। अब आपको लगा रहे जी, केवल 8 जगह बीजेपी मेजॉरिटी से जीती थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, यूपी और उत्तराखंड। ये भी अजीब सा है। एक जगह कोलिएशन की सरकार है, जिसको हेड ये कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, हरियाणा में। जैसे महाराष्ट्र में सरकार तो है, लेकिन हेड शिवसेना शिंदे गुट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो उसको मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर ने उसको नहीं लिया है इसमें। 2 सरकारें ऐसी हैं जो ओरिजिनल मेजॉरिटी विधानसभा इलेक्शन में नहीं आई थी, जोड़ तोड़ इधर उधर करा के, डिफेक्शन करा के, वो करवा के उसमें किया गया है। वो 2 हैं, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको को भी ये अंदाज रहना चाहिए क्या है। तो और 11 चीफ मिनिस्टर में 4 कांग्रेस,
एक जेडीयू और आरएसएस बीजेपी बैकग्राउंड के 6 लोग। एक चीज और समझ लीजिए, यही यही सबसे ताकतवर जगह है जहां पे डबल इंजन सरकार देश में 28 में से 11 जगह ही डबल इंजन सरकार है और 17 जगह अभी भी डबल इंजन सरकार नहीं है। और उसमें भी एक हिमाचल प्रदेश में थी, वो भी खत्म हो गया वहां डबल इंजन। अब जरा एक चीज और देखी जाए, क्योंकि सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये 2024 इलेक्शन की लाम की तैयारी हो रही है। कुल सीटें इन 11 राज्यों में लोकसभा की 200 है, 200 जी, केवल 200। आपको लगता है हमारे 200 सीट जहां पे इनकी डबल इंजन सरकार है। और डबल इंजन जब सरकार बोला जाता है तो उसका एक पक्ष तो विकास और ये सब बताया जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी होता है कि प्रशासन, पुलिस, जो भी इस तरह का एलिमेंट होता है, जो रामपुर इलेक्शन में बहुत साफ साफ, मतलब उससे बड़ा क्या हो सकता है दिखा, उस तरह की जगहों पे ये कारगर होता है। तो इन 200 सीटें जो इन 11 राज्यों में से आती हैं लोकसभा की, वहां पे बीजेपी का को ये एडवांटेज जरूर रहेगी कि उसकी सरकार है तो वो थोड़ा प्रशासन की बात कर सकती है। इन 200 सीटों में एक फिगर मैं आपको और दे दूं कि बीजेपी के कितने एमपीज हैं 200 में, 171। वेरी स्ट्रांग होल्ड, मतलब बीजेपी का बिल्कुल सबसे स्ट्रांग होल्ड है इन 200 सीटों में, 171 एमपी बीजेपी। अब जरा एक मैं आपको और फिगर बताऊं। ये फिगर मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको थोड़ा समझना होगा। इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले साल 2023 में 9 जगह, लेकिन उसमें से 3 जगह बीजेपी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा। ये बीजेपी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हिमाचल था या जितना गुजरात था, क्योंकि अगर यहां कहीं भी बीजेपी स्लिप करती है, बीजेपी की दिक्कत होती है, तो आने वाले चुनाव में इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और उसमें से भी मेरे हिसाब से कर्नाटक का चुनाव सबसे अहम है, क्योंकि कर्नाटक वो स्टेट है जहां पे कांग्रेस इस समय बहुत तैयारी कर से है। कांग्रेस का एक ट्रेडिशन भी रहा है कि वहां पे रही, हालांकि बीजेपी का भी स्ट्रांग होल्ड कर्नाटक रहा है पहले। साउथ का अकेला राज्य जहां पे बीजेपी के अपने वोट्स हैं और उसके एमपी एमएलए आते हैं वहां से। लेकिन कर्नाटक में अब बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी हुई, और कांग्रेस के एडवांटेज ये है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो वहां से आते हैं। एक तरह से उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि नड्डा जी की थोड़ा ये हो रही है ना कि वहां से कुछ नहीं दिला पाए और हिमाचल हार गए। हालांकि कभी वो इस तरह के माने नहीं जाते थे कि कोई इस तरह के हैं, लेकिन खड़गे जी के ऊपर ज्यादा ज्यादा दारोमदार है। कर्नाटक में उम्मीद ऐसी है कि कांग्रेस वहां पे ठीक से फाइट देगी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक एक और आपको चीजें समझनी होंगी। बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट ऐसी हैं जहां पे आज विपक्ष का जो गठबंधन कह लीजिए, कहीं महागठबंधन का, विकास अघाड़ी, उसका नाम कुछ भी हो, जो कोलिएशन है वो अपरेंटली इट इज वर्किंग, वो ठीक से है। उसमें कोलिशन पार्टनर सब एक दूसरे को समझ रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार से 40 सीट आती है एमपी की और महाराष्ट्र से 48, कुल 88 सीट आती है, 38 सीट। आज की तारीख में ऑपोजिशन के पास, विपक्ष के पास, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो बिहार में केवल 1 सीट ऑपोजिशन जीती थी, कांग्रेस 1 सीट, आरजेडी उस समय कोई सीट नहीं जीती थी। महाराष्ट्र में 2 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें एनसीपी जीती थी, बाकी कोई सीट नहीं। तो 6 + 1 7 सीट आउट ऑफ 88। उस समय का जो विपक्ष था 2019 का, वो केवल 7 सीटें जीता। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार, क्योंकि ये दोनों जगह, एक जगह जो, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस जो बिहार का जो गठबंधन है उसको लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार जो प्रोस्पेक्टिव एक प्राइम मिनिस्टर, उस कैंडिडेट के विपक्ष के सबसे प्रोस्पेक्टिव वो माने जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के बाद अगर कहीं होता है कि भाई कांग्रेस के अलावा कहीं दावेदारी या कुछ हो सकता है, तो उसमें नीतीश कुमार सबसे अग्रणी है। और महाराष्ट्र में जो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एट द मोमेंट, इस समय हिंदुस्तानी राजनीति का जो एक्टिव पॉलिटिक्स में सबसे पुराना आदमी है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप केरल के चीफ मिनिस्टर को ले सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो शरद पवार हैं, जो इस तरह की जोड़ तोड़ गठबंधन इसको ठीक से समझते हैं, और वो एक तरह से उसको लीड कर रहे हैं। मतलब उनकी सरपरस्ती, उनकी गार्जियनशिप तो उस अघाड़ी में है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस 88 में
अगर पिछली बार ऑपोजिशन को केवल 7 सीट मिली थी, तो क्या ये इस बार उलट नहीं हो सकता है कि अगर सारा ऑपोजिशन एक साथ खड़ा हो गया है, तो जो ऑपोजिशन के ऑपोजिट पार्टी बीजेपी है, उसको भी तो साथ मिल सकती है। मतलब कोई असंभव बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर बिहार में 40 में 39 सीट बीजेपी और उसके साथ की पार्टी जीत सकती है, तो व्हाई नॉट द अदर वे राउंड? इट कैन हैपन। तो ये तो बात हो गई यहाँ की। मेरे हिसाब से जो जो मैं समझता हूँ, जो इस समय कांग्रेस के लिए और ये इसलिए कांग्रेस के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर कांग्रेस वहाँ नहीं ठीक करती है, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस का बहुत 2024 में कोई दावेदारी नहीं रह जा रही है। कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट उसकी इलेक्शन में जा रही हैं। मतलब अगले वर्ष यहाँ पे भी विधानसभा इलेक्शन है और इनको किसी भी तरह से इसको एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितनी हो, लेकिन एक पॉजिटिव उसपे प्रोग्राम बेस्ड लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि हमने आपको अच्छा काम किया और वो काम करना भी होगा, करके इलेक्शन जीतना होगा। अगर आप 2024 के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहना चाहते हैं, सीरियस कंटेंडर रहना चाहते हैं, वैसे तो फिर ठीक है, कांग्रेस तो के बारे में एक लोगों की राय यही कि आराम वाली पार्टी है, कभी होगा, ठीक है। और उसमें भी कांग्रेस के लिए ज्यादा है कि कर्नाटक का इलेक्शन, वो उसकी अग्नि परीक्षा है। मैं 2 चीज़ें और कह के इसलिए इसको कंक्लूड करने से पहले 2 चीज़ें कह दूँ, जो इस समय विपक्षी एकता की बात खूब चल रही है, विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जी के पास जो 42 सीट्स हैं, उसमें कांग्रेस की 2 आई थी, 22 सीट ममता जी के पास थी, 18 सीट बीजेपी के पास थी। वहाँ पे कोई बहुत विपक्षी एकता मुझे नहीं लगता है कि कारगर हो, क्योंकि वहाँ और ठीक भी है, वहाँ ममता जी का डायरेक्ट अगर 1 टू 1 होता है बीजेपी के साथ, तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर जाएँ। वो शायद 30 के ऊपर सीट अकेले लेके आ जाएँ। और विपक्ष को भी ये समझना चाहिए, वहाँ क्यों वो विपक्ष के साथ वोट शेयर करें? क्यों वो लेफ्ट को या कांग्रेस को वहाँ जगह दें? मेरे हिसाब से अगर वो अकेले लड़ती हैं, वो पोस्ट पोल उसमें हो जाएगा। तो बीजेपी के सामने लड़ती हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग होगा और उसमें मेरे ख्याल में टीएमसी को एक एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। उसी तरह से केसीआर अगर तेलंगाना में लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि केसीआर का जैसा भई उनका मन है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बने देश के, उनका कोई कोलिशन, उनका कोई विपक्ष का कोई समझौता कांग्रेस के साथ हो पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तमिलनाडु में होने का कुछ है ही नहीं, वहाँ डीएमके लीड करते हैं। केरल में कांग्रेस है, तो इसलिए वहाँ कोई ऐसा होने और बाकी ये बीजेपी वहाँ है भी नहीं। अब ले दे के एक आंध्र प्रदेश बचेगा। आंध्र प्रदेश में चूँकि तेलुगु देशम है और उसके साथ क्या होता है, वो एक जगह थोड़ा-सा होगा कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। बाकी महाराष्ट्र में ऑलरेडी चीज़ें इन प्लेस हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उस गली में रहता हूँ, उस रास्ते से गुज़रता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि वो आँख बंद किए रहता हूँ। एक विपक्ष के बहुत से नेता जिनको लगता है कि वो पुराने समय में उनका बड़ा सम्मान था, समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने बताया था कि कैसे कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना है। वो लोगों में आज मैं भी उसी उनके उसकी उसकी उसी जमात से आता हूँ। उसमें से काफ़ी लोगों को बहुत गुस्सा ये है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस को करना होगा, कांग्रेस मिट जाएगी, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस आपसे क्यों करे? ये सारे लोग जो ये आवाज़ निकाल रहे हैं, उनका एक विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। कहाँ पे विपक्षी एकता? मुझे एक एक स्टेट तो बताइए ना कि जहाँ पे विपक्षी एकता नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से केवल एक स्टेट है, जहाँ पे ये विपक्षी एकता अगर कोई ईमानदारी से कुछ चाहता है विपक्ष का भला, तो वो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी देखिए वहाँ बीएसपी ऑलरेडी मेरे ख्याल में अब विपक्ष वाले पाले से बाहर है। वो वैसे भी बीच में खड़ी थी न्यूट्रल ज़ोन में, ना इधर ना उधर, लेकिन आज वो विपक्ष के साथ तो नहीं खड़ी है। सपा को वहाँ लीड करना है। इसमें कहीं को सपा हैज़ टू बी दी को अपने हाथ में उसको एंकर करना है। अब सपा में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी एक ये उनकी भी परीक्षा है कि वो इसको कितने अच्छे से एंकर करते हैं। वहाँ कोई बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि सपा के साथ अगर वहाँ करना है तो उनको छोटी-छोटी पार्टियों से तालमेल करना है और कांग्रेस भी वहाँ स्टेटस उसकी छोटी-छोटी पार्टी ही जैसी हो गई है। तो कांग्रेस भी वहाँ कोई मेरे ख्याल में इस समय 25-30 सीट माँगने की स्थिति में नहीं है। एनीथिंग बिटवीन 5 टू 10 जो मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल बात है। तो ये जो कुछ लोगों का एक गुस्सा ये है कि वो नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मतलब मेरे हिसाब से कोई भी तालमेल नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि
और अच्छी बात है, केजरीवाल जी का एक महत्वाकांक्षा है और एक एक ढंग से वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। तो और एक समय वो कांग्रेस को जितना कहे हुए हैं कि सारे भाई भ्रष्टाचार की जननी और जड़ और ये सब है, वो सब अगर आदमी भूल भी जाए, लेकिन वो जनरली मुझे नहीं लगता है जाएँगे। तो मेरे हिसाब से इस समय विपक्ष को भी समझना चाहिए, जो भी विपक्ष के पक्षधर हैं, कि कांग्रेस वो पार्टी है, जिसको पिछले चुनाव में 9.5 करोड़ वोट मिले थे। ऐसा नहीं था, 19-20% वोट मिला था। 200 वो 52 सीट इनिशियली जीत के आई थी, अभी हालाँकि 53 एमपी हैं, वो 52 सीट जीती थी। 208 जगह उसके एमपी सेकंड प्लेस पे थे और उससे ये कहना कि नहीं, नहीं वो नहीं करेगी, वो मटिया मेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ खत्म हो जाएगी। बहुत खराब करेगी तो 52 का 60 हो जाएगा। लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी है, जैसा मैंने फिर कहा, ये एक हौवा है कि बीजेपी पूरे देश में 11 ही स्टेट में है और वो भी 11 स्टेट में 200 एमपी सीट्स आती हैं। कोई मेजॉरिटी एमपी सीट्स वाली स्टेट भी उसके पास नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में बीजेपी तो अपनी कमर कस ही रही है, लेकिन इधर कांग्रेस अपनी कमर कितनी कस पाती है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।